हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं 13 जून 2023 यानी कि आज के दिन के एपिसोड में, जो है हमारा 135वां एपिसोड। तो यार 2 दिन मैं आपसे नहीं मिल पाया। मेरी जगह दिलीप ने क्लासेस ली, आप सभी ने उन क्लास को अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उसके लिए। और 2 दिन मैं थोड़ा व्यस्त था क्योंकि जो फाउंडेशन बैच हमारा स्टार्ट हुआ था उसकी इंट्रोडक्टरी क्लासेस चल रही थी, जो उसके परिचय की क्लासेस होती हैं, इंट्रोडक्शन की क्लासेस होती हैं। उनमें इंट्रोडक्शन वाली क्लासेस में 2 क्लास लेने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। तो अब जिम्मेदारी दी गई है तो पूरी करनी है। तो उसको पूरा करने के लिए 2 दिन जो है मेरे को उन क्लासेस को लेना था, जिसके कारण मैं आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया। तो इन 2 दिन एक बार फिर से हमेशा की तरह दिलीप जो है वो हमारे संकट मोचक बने, और जब मैं उपस्थित नहीं हो पाया, मैं अवेलेबल नहीं हो पाया, तब वो हमारे बीच आए और इन क्लासेस को लिया। तो यार पिछली क्लास और इस क्लास के बीच में प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। हम सभी जानते हैं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया है, और थोड़ी अजीब सी प्रारंभिक परीक्षा थी इस बार, ये हमको पता है। थोड़ा सा पेपर विचित्र था, हम सभी जानते हैं। बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं उस पर, मैंने कुछ एक सेशंस भी लिए हैं, आप में से कई लोगों ने शायद देखे भी होंगे। और काफी लोगों का जो है उसमें शायद हुआ होगा और काफी लोगों का नहीं हुआ होगा। जिनका हुआ है उनके सामने तो रास्ता एकदम क्लियर है। बस एक ही लाइन का मैसेज है कि यार देखो, कोई गारंटी नहीं है कि आपको इस बार मेंस देने का मौका मिला है तो अगली बार भी मिलेगा, ये याद रखिएगा। एक ही लाइन का मेरा मंत्र है इसमें कि मेंस देने का मौका बड़ी तकदीर से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और अब देखो ना, कितने 5 लाख लोगों ने पेपर दिया होगा, 14-1 लोगों का नाम आया है, 14-15 हजार के बीच में कुछ। तो बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है, तो कोई कसर मत छोड़िए। मतलब आपको इन 2 महीने के लिए आप एकदम मैनियाक मेहनत जो होती है कि आप यार रात दिन भूल कर भी अगर आप पढ़ सकते हैं तो कोई बुराई नहीं। आप 2 महीने की बात है, कर लीजिए। उसके बाद जितना आराम करना है कीजिएगा, लेकिन इन 2 महीने आप जितना मैक्सिमम कवरेज कर सकते हैं कीजिए। क्योंकि अब इन 2 महीने मत सोचिए कि यार मेरे को जीवन में संतुलन चाहिए, संतुलन भूल जाओ 2 महीने के लिए, वो जरूरी है। ठीक है, जिनका हुआ है उनके लिए तो ये है। जिनका नहीं हुआ उनके लिए जीवन में कई सारी चॉइसेस हैं। वो चॉइसेस आपको लेनी होंगी, मजबूती के साथ लेनी होंगी, थोड़ा सोच समझ के विचार करने के लेनी होंगी। और एक सत्र में लूंगा, एक सेशन में लूंगा, मैं आपको बता दूंगा उसका टाइम टेलीग्राम वगैरह पर, जहां पर हम ऑप्शंस की चर्चा करेंगे उन लोगों के लिए जिनका इस बार प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। बहुत सारे तरीके हैं, मुझे पता है। कहना बहुत ही आसान है कि अरे निराश मत हो, जीवन है, लगा रहता है। कहना बहुत आसान है मेरे लिए। हम सब जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, हम सब कभी ना कभी उस जगह पर रहे हैं जहां पर आप आज होंगे। हम सब ने जीवन में ये निराशा, ये दुख अनुभव किया है, और बहुत मुश्किल होता है यार। मतलब मुझे पता है, कहना कि मेरे लिए कहना बहुत आसान है। यहां खड़े होकर मैं आपको 4 कविताएं दिखा दूं कि यार ये देखो फलाना कवि ने ये लिखा था, नर होना निराश करो मन को, टाइप की बातें करने लगूं आपसे, वो आसान है। लेकिन मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन आपको आज के दिन, अभी 2-4 दिन ये सब बातें मूर्खतापूर्ण लगेंगी कि यार ऐसा क्यों। खास तौर पे तब अगर आपने कड़ी मेहनत करी हो। अगर मेहनत नहीं करी होती तो आप अंदर से तैयार रहते हो कि यार होना आना तो है नहीं। लेकिन अगर मेहनत करी है, आपको लगता है कि यार आपने कठोर काम किया था, मेहनत की थी, उसके बाद नहीं होता, तो एक अलग स्तर का दुख होता है। तो उस दुख के बाद, और इस दुख को एक्सपीरियंस करने का आपको अधिकार है। मतलब कोई भी आपसे अगर ये कहे कि नहीं यार दुखी मत हो, खुश हो जाओ, तो नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। दुख भी अपने आप में एक भाव है, इमोशन है, जिसको पूरी तरह से जीना आना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं हमेशा ये बोलता हूं कि दुख जो है उस इमोशन में कोई खराबी नहीं है। वो जैसा एक भाव है, वो भी एक भाव है, और उस भाव को भी हमें जीना आना चाहिए। उस भाव को भी व्यक्त करने की हमको स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कुछ दिनों बाद इस दुख से निकलेंगे, क्योंकि लाइफ मूव्स ऑन, जीवन आगे बढ़ता है, कुछ रुकता नहीं है। आपका भी जीवन बहुत लंबा जीवन है, बहुत अच्छा जीवन है, बहुत शानदार जीवन है। तो आप आगे इस जीवन में क्या करना चाहते हैं, जब आप उस मनोदशा में हो, तो जो मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैंने कहा है कि मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, कभी ना कभी समय निकालूंगा। मैं 10-10, 15-15 मिनट के छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस आप में से हर एक के साथ करूंगा, ताकि आप जो है एक ये चीज हम तय कर पाए कि आप आगे क्या करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, ये सुविधा केवल उनके लिए है जिन्होंने इस बार प्रीलिम्स दिया है और उनका नहीं हुआ है।
ठीक है। अब आप रैंडमली मुझे सर 2025 में देना है, मेरी भी स्ट्रैटेजी बनवा दो, ये उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो कई सारे बच्चों ने ऐसा मेरे को अपना एडमिट, इसके लिए सबूत के तौर पे मैं एडमिट कार्ड मांग रहा हूं। तो कई सारे बच्चों ने एडमिट कार्ड भेजा है। कल से उनके साथ एक एक हमारी चर्चा जो है छोटी छोटी प्रारंभ हो जाएगी, ये हम करेंगे। और बहुत सारे तरीके हैं यार, दुखी नहीं होना, मतलब दुखी हो, मैं आपको खुद ही कह रहा था अभी दुखी हो, लेकिन ये मत सोचना कि रास्ते बंद हो गए। बहुत रास्ते होते हैं जीवन में। जितने भी लोग आपको इस प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ाते हैं उन सबका यूपीएससी में नहीं हुआ है, सारे के सारे लोग वही हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस परीक्षा में, अलग अलग चरणों पे लोग फेल हुए हैं, लेकिन किसी ना किसी जगह हर कोई फेल हुआ है और सब लोग जीवन में अच्छा कर रहे हैं, कोई खराब नहीं कर रहा, ठीक है। ये जो कमी भी होती है कि दुख लगता है कि यार वो बनना था नहीं बन पाए, एक आध साल रहता है, फिर आप आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। फिर आपको जो फर्क भी नहीं पड़ता कि ठीक है, जब आपके परिचित लोग चयनित होते रहते हैं तब तक आपको लगता है, फिर आपको नहीं लगता। मैं एक सेशन लूंगा, उसमें आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा एक, तो आपको उससे थोड़ा समझ में आएगा। खैर चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आज की जो चर्चा है उस पर हम कायम रहते हैं। तो यार आगे बढ़ने का काम शुरू करते हैं। तो भाई अब यहां पे कोर्सेज में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है जो मैंने आपको बताया कि पहली बार स्टडी IQ IAS जो है वो तीनों भाषाओं में अपना P2I कोर्स लेके आया है। P2I कोर्स क्या होता है? प्रीलिम्स टू इंटरव्यू होता है, आप सभी जानते हैं। कुछ बच्चे ऑलरेडी इसमें एनरोल भी कर चुके हैं, हिंदी वाले में भी। तो हमारी जो 3 भाषाएं हैं, हिंदी जिसमें आप जानते हैं मैं खुद पढ़ाता हूं, एक हमारा प्योर इंग्लिश बैच भी है। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जिसको इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना हो और वो तैयारी केवल इंग्लिश मीडियम में करना चाहता हो, उसके लिए ये सही है। या फिर इंग्लिश जो आपका स्टडी IQ IAS चैनल है, जहां पर दोनों भाषाओं को मिला जुला के आपको पढ़ाया जाता है। इन तीनों का जो है बैच शुरू हो चुका है। P2I का शुरू होने वाला है 19 तारीख से, ठीक है। P2I का मतलब क्या होता है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जैसे हमारे फाउंडेशन कोर्स में होती है वैसे ही कराई जाएगी, लेकिन साथ में आपको किताबों की हार्ड कॉपी दी जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा तक यह फर्क है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा और यह पूरी तरह से संस्थान के खर्चे पर होगा। यानी कि वहां पे दिल्ली में आपका रहना, आपकी तैयारी, आपके रहने के से जुड़े जो भी खर्चे होते हैं खाने पीने के, वो सारे खर्चे जो है स्टडी IQ IAS करेगा, आपको उसमें कुछ नहीं करना। यानी कि इस फीस के अंतर्गत आपकी वो तैयारी भी सम्मिलित होगी। इसके अलावा मेंस के बाद जब इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी वो भी आपकी स्टडी IQ IAS बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के कराएगा। यानी कि पूरी तैयारी आपकी इसी में हो जाएगी। और पहली बार हम एक ही दिन से तीनों भाषाओं में प्रारंभ कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो आप इन तीनों से जुड़ना चाहते हैं, जो भाषा आप पसंद करें उससे आप जुड़ना चाहें तो आप किसी भी भाषा का कोर्स लेने के लिए AJ लाइव कोड लगा सकते हैं। और आप सोच सकते हैं कि यार इस तरह का ऑफरिंग जहां पर इतना ज्यादा आप लोगों के साथ काम किया जाएगा, वो मात्र आपको 30,000 रुपए में या फिर 29,999 रुपए में उपलब्ध है अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे। याद रखिएगा इस कोर्स में सीटें लिमिटेड हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे हम ये मान के चलते हैं कि भाई एक निश्चित वर्ग ऐसा होगा जिसका सिलेक्शन होगा, एक निश्चित प्रतिशत लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन होगा, उनको हम बुलाएंगे। तो इन कोर्सेज में सीटें लिमिटेड होती हैं, तो इनके एडमिशन जल्दी खत्म होते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। आपने इसके पहले देखा होगा कि कई बार थोड़ा दिन तक एडमिशन डेडलाइन एक्सटेंड होती है, इसमें नहीं, इसमें होने की संभावना बहुत कम है। तो 19 तारीख जो है उससे बैच शुरू हो रहा है, शाम को 6 बजे क्लासेस होंगी। अगर आप अब तक नहीं जुड़े तो आप तुरंत जुड़ सकते हैं। अगर आप में से कोई हमारे फाउंडेशन कोर्स का छात्र या छात्रा है, अगर आप में से कोई हमारे फाउंडेशन कोर्स के साथ जुड़ा हुआ है और वो इस कोर्स को लेना चाहता है, यानी कि वो उसके पास फाउंडेशन पहले से है पर वो अपने कोर्स को अपग्रेड कराना चाहता है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मुझे मेल करें, मैसेज करें, मैं आपके कोर्स को अपग्रेड कराने में आपको सहायता करूंगा। उसमें आपको थोड़ी सी छूट मिल जाएगी, एक प्रकार का आर्थिक फायदा आपको हो जाएगा, तो ये आपको छूट मिल जाएगी, तो ये आप करा सकते हैं। तो भाई ये है आपका P2I वाला सिस्टम। इससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अपनी तरह का इकलौता बैच है, ये आप जरूर इससे जुड़े। इसके अलावा सामान्य तौर पे जो हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है, फाउंडेशन कोर्स आपको पता ही है, हम लोग जो है 10 ये जो है इसका हमारा फाउंडेशन कोर्स का बैच नंबर 6 अभी चल रहा है, ठीक है। 10 जून इसकी लास्ट डेट है, पर एक आध दिन और एडमिशन जो है वो चलेंगे इसमें। तो 17,500 रुपए देके आप AJ लाइव कोड लगा के अभी हमारा फाउंडेशन कोर्स भी ले सकते हैं। अगर आपको P2I सुविधा नहीं चाहिए, आपको चाहिए नहीं भाई मुझे बस प्रीलिम्स की और मेंस की जो है सामान्य फाउंडेशन के हिसाब से तैयारी करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। AJ लाइव कोड लगा के आप 17,499 में जुड़ सकते हैं। अगर आपको अपग्रेड कराना है, मैंने आपको बताया था, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है atul.jain@studiiq.com। टेलीग्राम पे इस ग्रुप पे इस क्लास की प्रेजेंटेशन आएगी, अतुल जैन UPSC गाइडेंस।
इंस्टाग्राम पे atul_UPSC से आप जुड़ सकते हैं। तो ये माध्यम है, ये तरीके हैं, इनके जरिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, कोई भी कोर्स आप लें तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यार एक बार उसका ब्रोशर जरूर देखें। कई बार क्या होता है कि बच्चे पूछते हैं कि सर ये वाला सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, वो वाला विषय कौन पढ़ाएगा, कितने घंटे की क्लासेस होंगी, क्या रोज एक क्लास होगी या कई क्लासेस होंगी। तो ये जो है सिस्टम्स मैं आग्रह करूंगा, मतलब आपको जवाब आप पूछेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन आपका भी समय व्यर्थ हो रहा है, आप भी नाहक कंफ्यूजन में रह रहे हैं। उससे अच्छा ये है कि आप हमारी वेबसाइट या ऐप पर जाएं, जिस भी कोर्स में आपकी रुचि है उसका ब्रोशर आप देखें, और ब्रोशर में सारे सवालों के जवाब हैं। 6-7 पेज का ही ब्रोशर होता है, ज्यादा लंबा होता भी नहीं है। तो आप जो है सारे सवालों के जवाब वहां से पा सकते हैं। चलिए, तो यार आज का जो हमारा पहला संपादकीय है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडियन एक्सप्रेस में आया है ये, और ये जूते की कहानी है। तो एक आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने, एक महिला आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने अपने ट्रेनिंग के समय के बारे में बताया है कि भाई जब मैं ट्रेनिंग करने गई तो सभी को वर्दी दी जाती है। भाई आप आईपीएस हैं, बड़ा गर्व का माहौल होता है कि आपको, पहले तो आप सामान्य कपड़ों में जाते हो, फिर आपको कहा जाता है कि आप वर्दी में आओगे, भाई कल से आपको वर्दियां अलॉट की जाती हैं। अब वो महिला हैं, और बताया उन्होंने कि हमारे एकेडमी में 2 लोग ऐसे थे जिनको मुश्किल से वर्दी मिली। एक तो पुरुष था, वो 6 फुट 4 इंच का था, 190 सेंटीमीटर का था, और एक वो थी जो कि करीब 5 फुट 1-2 इंच की थी, छोटी थी। उनका कद थोड़ा छोटा था, तो उनके पैर का जो साइज था वो 3 था, उनका पैर बहुत छोटा था, और उन्हें उनके आकार का, उन्हें उनकी साइज का जूता ही नहीं मिला। जबकि वो बहुत लंबे पुरुष को भी जूता एक आध दिन में मिल गया, उनको आसानी से नहीं मिला। तो किस तरह से पूरी ट्रेनिंग उन्होंने एक अपने साइज से 2 साइज बड़ा जूता पहन के की है। और अगर आप आईपीएस की ट्रेनिंग को जानते हैं तो आपको पता होगा कि आपको बहुत दौड़ना पड़ता है, आपको जंगलों में जाना पड़ता है, चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, और अगर आपने बड़ा जूता पहना है तो आपका पैर जो है उसमें फिसल के जूते के आगे वाले भाग से टकराता है। तो बताती हैं, लिखती हैं कि किस तरह से उनका पैर पूरा, उसमें स्वेलिंग आ जाती थी, सूजन आ जाती थी, चोट लग जाती थी, लेकिन तब भी उनको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ी क्योंकि कोई तरीका था नहीं। तो ये जो है, ये उन्होंने अपनी कहानी बताई है, और इस कहानी को जब मैं, ये संपादकीयों में आया है, और इस कहानी को पढ़ के मेरे को एक किताब याद आई। उस किताब का नाम था इनविजिबल वुमेन। जिस किताब की आज मैं आपसे चर्चा करूंगा उसका नाम था इनविजिबल वुमेन, जो कि एक कैरोलिन पेरेज नाम की लेखिका हैं, उन्होंने लिखा है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यार दुनिया में पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव होता है, यह हमको पता है, हम सब जानते हैं। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि औरत और आदमी को एक जैसा व्यवहार नहीं मिलता, एक जैसा आचरण नहीं मिलता, भेदभाव होता है। दुनिया जो होती है वो महिलाओं के खिलाफ बायस्ड होती है, महिलाओं के खिलाफ थोड़ा सा एक नकारात्मक भाव रखती है। ठीक है, इस किताब में जो यहां पर लेखिका कहती हैं वो क्या कहती हैं कि भाई दुनिया में न सिर्फ एक तो ये होता है कि अगर मैं कहूं कि महिलाओं के खिलाफ क्या भेदभाव होता है, मेरे को एग्जाम्पल दो, तो आप में से ज्यादातर लोग एग्जाम्पल लाओगे सेक्सुअल हैरेसमेंट का, या फिर हिंसा का, या फिर तनख्वाह कम मिलती है महिलाओं को, जहां पे आप कुछ करते हो, कुछ ऐसी गतिविधि करते हो जिससे महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। यहां पर पेरेज साहब क्या करती हैं, वो ये करती हैं कि वो कहती हैं कि दुनिया जिस तरह से डिजाइंड है, जिस तरह से हम चीजें डिजाइन करते हैं, वो डिजाइन भी पुरुषों को ही दिमाग में रख के किया गया है। और ये पूरी किताब कुछ नहीं है, ये सिर्फ उसके उदाहरण है। मैं आग्रह करूंगा आप में से जो लोग हिंदी समझ सकते हैं इस किताब को पढ़िए, या फिर इसकी ऑडियो बुक, मैंने तो ऑडियो बुक पे सुना था इसको, मैं उस टाइम ऑफिस जाता था तो मैं ड्राइव करता था रोज 1 घंटा, तो ऑडियो बुक पे, ऑडिबल पे मैं सुनता हुआ जाता था, क्योंकि ऐसा पढ़ने का कुछ था नहीं, इसमें एग्जाम्पल्स ही थे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स वो देती हैं। तो लेखिका यहां पे क्या बताती हैं कि देखो भाई, ये जो है डिजाइन जो है वो सब पुरुषों के हिसाब से ही आप दुनिया को करते हो, और ये लैंगिक भेदभाव का सबसे बड़ा और अदृश्य उदाहरण है, जहां पे आपको दिखता नहीं है, आपको लगेगा ये तो नॉर्मल ही है ना, इसमें क्या अनोखी बात है, लेकिन आपने चीजें डिजाइन करते हुए औरतों के बारे में सोचा ही नहीं, आपने बस आदमियों के, पुरुषों के हिसाब से चीजें डिजाइन करी हैं, ये आपने सोचा। बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स वो देती हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल आता है मोबाइल फोन का, कि मोबाइल फोन के जो आकार आजकल हो गए हैं, बड़े बड़े फोन होते हैं, पहले छोटे छोटे से होते थे, तो ये जो डिजाइन किया जाता है मोबाइल फोन, ये इस तरह से किया जाता है कि पुरुष जो है वो अपने अंगूठे से, अगर हाथ में अपने फोन ऐसे पकड़ा है तो आप अपने अंगूठे से उसको चला पाएं। महिलाओं का हाथ अपेक्षाकृत छोटा होता है। अब देखिए, याद रखिएगा, मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा हूं,
अब ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं सर मैं तो एक लड़की हूं और मैं 5 फीट 10 इंच लंबी हूं। अब ऐसे तो लोग होंगे हमेशा, या फिर मैं एक पुरुष हूं मैं तो 5 फीट लंबा हूं, ऐसे लोग भी हमेशा होंगे। लेकिन अगर आप सामान्य बात करें, सामान्य तौर पे पुरुषों का जो कद होता है, लंबाई होती है, वो महिलाओं से ज्यादा होती है। पुरुषों के हाथ का आकार भी महिलाओं के हाथ के आकार से बड़ा होता है। तो ये मोबाइल फोन का जो डिजाइन है ये पूरी तरह से पुरुषों के हाथ के आधार पर किया गया है। और सामान्य तौर पे आपको कभी भी महिलाएं जो हैं वो इस तरह से फोन को पकड़ के चलाते हुए नहीं दिखेंगी। कपड़ों में महिलाओं की या तो जेबें बनाई ही नहीं जाती, या फिर अगर जेबें बनाई जाती हैं तो वो जेबें इतनी छोटी होती हैं कि उनमें उनका पर्स या फिर उनका मोबाइल फोन जाता ही नहीं है। तो आपने पता नहीं किस चीज के लिए जेब बनाई है, छोटी सी जेब बनाई, जबकि मोबाइल फोन बड़े हैं। सामान्य तौर पे आदमी पर्स लेके चले या ना चले, लेकिन मोबाइल तो जेब में रखना चाहेगा, लेकिन वो भी अब मौका नहीं मिलता। इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ये हमको देती हैं कि जैसे गाड़ियों का क्रैश टेस्ट, सबसे ज्यादा प्रभावित मुझे जिस एग्जाम्पल ने किया था वो उसने किया था कि गाड़ियां जो होती हैं उनका क्रैश टेस्ट किया जाता है। जैसे आप जब कोई गाड़ी खरीदते हैं अक्सर आप देखते होंगे उसको सेफ्टी रेटिंग मिलती है कि इसकी सेफ्टी रेटिंग 4 है, 5 है। टाटा वाले बड़ा प्रचार करते हैं कि हमारी गाड़ियां सबसे सुरक्षित हैं क्योंकि हमारी सेफ्टी रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 है। तो सेफ्टी रेटिंग होता क्या है, वो गाड़ियों में पुतले बैठाते हैं, है ना, पुतले बैठाते हैं और गाड़ियों की टक्कर कराते हैं दीवारों से या अन्य चीजों से, और देखते हैं कि पुतलों को कितनी चोट लगी, कितना हार्म हुआ, कितना नुकसान हुआ। ठीक है, और उसके आधार पर बताते हैं कि भाई हमारी गाड़ी में अगर भीषण टक्कर भी हो जाएगी तो भी व्यक्ति को कम चोट लगेगी, हमारी गाड़ी सेफ है। ठीक है, ये सुरक्षा के नियम है, हर गाड़ी को ये क्रैश टेस्ट वगैरह कराने पड़ते हैं। ये क्रैश टेस्ट जो कराए जाते हैं, अब देखिए अगर एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराती है तो कितनी चोट लगेगी बहुत चीजों पर निर्भर करता है। जो बैठा था वो कितना लंबा है, जो बैठा था वो उसका वजन कितना है, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि क्रैश टेस्ट जो होते हैं वो केवल पुरुष के शरीर के आधार पर किए जाते हैं। लंबाई और वजन दोनों जो है केवल पुरुषों का ही लिया जाता है, ना कि महिलाओं का। यहां तक कि पुरुषों और पुरुष लड़कों का, यानी कि जो बच्चों का भी जो क्रैश टेस्ट किया जाता है वो लड़कों का किया जाता है, लड़कियों का नहीं। जो पुतले बनाए जाते हैं वो लड़कों के शरीर को आधार रख के बनाए जाते हैं, लड़कियों के शरीर को नहीं, क्योंकि लंबाई वजन अलग तरह का हो सकता है लेकिन उसे कंसीडर नहीं किया जाता। सोचिए कितनी हैरानी की बात है कि आप जो पुतले भी बना रहे हैं वो आप इस तरह के बना रहे हैं कि भाई वो मतलब आप ये सोच के देखिए कि वो क्रैश टेस्ट में शामिल ही नहीं होते। एक मुझे याद है कई साल पहले की बात है, एक मेरी मित्र थी, वो गाड़ी चलाती थी, तो वो यही बोलती थी कि मेरे को तो मैं अपनी गाड़ी में अपनी सीट पर मुझे गद्दियां रखनी पड़ती हैं। थोड़ा उनका कद कम था, वो बताती थी कि भाई मुझे गद्दियां रखनी पड़ती थी क्योंकि मेरी गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो इतना ऊंचा है कि मैं तो उस पर ऐसे झांक के गाड़ी चलाती हूं वरना। तो ये एक समस्या थी कि उनको जो है गद्दियां रखनी पड़ती थी। गाड़ी की सीट को आप कितना भी ऊंचा कर लो वो उतना ऊंचा पहुंच ही नहीं रहे कि उसको सामने का दिखाई दे जाए, और अगर ज्यादा ऊंचा हो जाएगा तो ब्रेक तक पैर नहीं पहुंचेगा। यानी कि ये भी जो आपने सिस्टम बनाया है ये 5 फुट 8 इंच से ज्यादा लंबे आदमी के लिए बनाया है, 5 फुट 7 इंच 6 इंच से लंबे व्यक्ति के लिए। सामान्य तौर पर लड़कियों की हाइट इससे कम होती है। तो आपने इसके अलावा रसोई में अलमारियां, आजकल मॉड्यूलर किचन आती है, आप अपने घर में रोज ये होता है हमारे साथ कि भाई मॉड्यूलर किचन है और मेरे घर में जो महिला खाना बनाती हैं वो अक्सर हर दूसरे दिन मेरे को बुलाती हैं कि प्लीज आप ये उतार दीजिए, वो उतार दीजिए। वो अलमारियों की ऊंचाई आपने इतनी बनाई है कि महिलाओं का हाथ ही नहीं पहुंचता, कि भाई वो आपने पुरुषों के हिसाब से डिजाइन किया। जबकि किचन में काम ज्यादा कौन करता है भारत के समाज में, दुनिया में किसी भी समाज में महिलाएं करती हैं, तब भी डिजाइन आपने पुरुषों के आधार पर किया गया है। दवाइयों की जांच जो है वो पुरुष पशुओं पे की जाती है। कोई भी दवाई जो है पशुओं पे उसका टेस्ट किया जाता है, लेकिन पुरुष का शरीर और महिला का शरीर अलग तरह का होता है, न सिर्फ मनुष्यों में बल्कि जानवरों में भी। तो दवाइयों के भी टेस्टिंग जो है वो खाली मेल पशुओं पे की जाती है, फीमेल पशुओं पे की ही नहीं जाती। इसका एक एग्जाम्पल देती हैं पेरेस जी जो हैं, वो क्या बताती हैं कि हार्ट अटैक जो होता है, हार्ट अटैक कई बार पुरुषों और महिलाओं में बहुत अलग तरह से आता है। पुरुषों को दर्द होता है, कई बार महिलाओं को दर्द नहीं होता, उनको एक अलग प्रकार का हार्ट अटैक आता है। लेकिन जो हार्ट अटैक उनका है उसको कहीं पर उसके लिए कोई स्टैंडर्ड इलाज ही नहीं बनाया गया, तो कई बार महिलाओं के हार्ट अटैक नोटिस ही नहीं होते और उनकी ऐसे ही मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा वो बताती हैं कि भाई पुरुषों ऐसी कौन सी बीमारी है जो पुरुषों में होती है और महिलाओं में नहीं होती, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं नपुंसकता की बीमारी।
वो बताती हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं नपुंसकता की रिसर्च में, क्योंकि वो पुरुषों की बीमारी है। लेकिन महिलाओं की जो बीमारी है, जैसे बच्चों को जन्म देना, उससे जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, उन पर शायद ही कुछ खर्च होता है। तो ये जो है, या फिर महिलाओं में जो हार्मोनल असंतुलन होता है, पीसीओडी जैसी बीमारियां होती हैं, उन पर शायद ही कुछ खर्च होता है उनकी रिसर्च में। तो ये बताती है कि भाई दुनिया जो है, ये देखिए अब एक और एग्जांपल देते हैं। पियानो जो बजता है, कि बहुत ज्यादा महिला पियानो प्लेयर्स जो होती हैं, बुढ़ापा आते आते उनके हाथ का ये पूरा पार्ट काम करना बंद कर देता है, क्योंकि पियानो जो है वो बड़ा होता है, पुरुषों के हाथ के हिसाब से होता है, तो उनको अपने हाथ को एक अजीब तरह से टिका के रखना पड़ता है। ठीक है। बुलेट प्रूफ जैकेट, आप में से कई लड़कियां आईपीएस बनेंगी तो आप ये देखेंगी कि भाई आप कभी जब किसी जगह जाओगे, वहां पे बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत पड़ेगी आपको, तो बुलेट प्रूफ जैकेट आपको ढीली आएगी। ये तो फैक्ट है, बुलेट प्रूफ जैकेट आपको ढीली आने वाली है, क्योंकि वो पुरुष के लिए बनाई गई है, आपके लिए बनाई ही नहीं गई। जो हेलमेट आप लगा के जाओगे, वो हेलमेट भी आदमी के लिए बना है, आपके लिए बना ही नहीं। कभी भी आप ड्यूटी पे किसी आईपीएस ऑफिसर का हेलमेट देखना, आप देखोगे उसके सर पे झूल रहा है, महिला अगर आईपीएस ऑफिसर है, क्योंकि वो पुरुष के हिसाब से बना है। तो ये बताती हैं कि भाई डिजाइन जो है, डिजाइन में भी एक लैंगिक भेदभाव निहित है। इस बात को समझिए, और यही बात आज इन्होंने जूते की कहानी जो बताई अपनी एक आईपीएस ऑफिसर ने, उससे मेरे को याद आया, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो लैंगिक भेदभाव केवल क्रियाकलापों से नहीं होता, केवल एक्शन से नहीं होता। लैंगिक भेदभाव कई बार डिजाइन में भी अंतर्निहित होता है। इस एक बात को आप समझे, ये मैं चाहता था। चलिए अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं, अगले आइटम की ओर चलते हैं। तो भाई नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड साहब भारत आए, तो एक छोटा सा आर्टिकल आया था इस पर पहले भी, उस पर मैं चर्चा कर चुका था कि प्रचंड साहब भारत आए तो इस बार क्या हुआ। लेकिन आज एक थोड़ा सा विस्तृत आर्टिकल आया है, और क्योंकि नेपाल एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है, नेपाल जो है भारत के लिए मैटर करता है, भारत नेपाल के लिए मैटर करता है, तो मुझे लगा कि मैं इस पर एक बार और पढ़ा देता हूं आपको। एक आर्टिकल जो है, ये वाला आर्टिकल और कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद प्रचंड साहब पे कुछ आएगा तो मैं छोड़ दूंगा। जैसे बालासोर दुर्घटना पे आज भी आर्टिकल आया है, लेकिन वो मैं कवर नहीं करूंगा, क्योंकि हम जितना भी कवर करना था लगभग सब कुछ कवर कर चुके हैं बालासोर दुर्घटना पे। अब ऐसा कुछ नया ज्यादा बचा नहीं है जो हमें कवर करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो प्रचंड साहब की भारत यात्रा में कई सारे सिंबल्स यहां पे लेखक नोटिस करता है। लेखक ये कहते हैं कि भाई एक तो इस बार प्रचंड साहब क्रांतिकारी से नेता में बदल गए। श्याम सरन ने एक आर्टिकल लिखा है, श्याम सरन भारत के राजदूत रहे हैं, तो वो बताते हैं कि भाई प्रचंड जो हैं, अगर आप प्रचंड साहब की हिस्ट्री देखें, जो पुष्प कमल दहल प्रचंड साहब हैं, तो ये वामपंथी नेता थे, ये क्रांतिकारी थे। नेपाल को राजशाही से निकाल के लोकतंत्र तक लाने में जो हिंसक संघर्ष हुआ, वो उसमें इन्होंने भाग लिया, उसके नेता थे ये, है ना। आप अगर, अब हम धीरे धीरे राजनीति में भूल जाते हैं, लेकिन आप, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 15-20 साल पुरानी बात है कि नेपाल में राजशाही होती थी और उनके खिलाफ विद्रोह करके नेपाल को लोकतंत्र में बदला गया है। और ये जो है हिंसक बदलाव रहा, यह सामान्य बदलाव नहीं रहा, हिंसा के जरिए इस बदलाव को प्राप्त किया गया। इसमें प्रचंड साहब का बहुत बड़ा योगदान था। इनकी जो माओवादी पार्टी थी, इनकी जो वामपंथी पार्टी थी, उसने उस पूरे संघर्ष का नेतृत्व किया। क्रांतिकारी थे प्रचंड साहब, बहुत ही पॉपुलर आदमी थे। ठीक है। तो इन्होंने, इनका यह कहना था कि नेपाल का जो इमेज है, उस समय इनका यह कहना था कि नेपाल की जो इमेज है कि एक बड़ा परंपरागत सा देश है, राजा महाराजा यहां पे शासन करते हैं, उस इमेज को मैं तोड़ना चाहता हूं। ठीक है। और उस इमेज को तोड़ने के लिए ये जब प्रधानमंत्री भी बन गए, जब ये क्रांति सफल हो गई, नेपाल में लोकतंत्र आ गया, और वहां जब ये प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री के तौर पे ये जब भी विदेश जाते थे, ये नेपाल का परंपरागत पहनावा नहीं पहनते थे, ये पश्चिमी कपड़े पहनते थे। तो आप अगर देखेंगे प्रचंड साहब की पुरानी भारत यात्राओं में आप देखेंगे तो ये सूट में है। ठीक है। ये आपको सूट में मिलेंगे, एकदम वेस्टर्न सूट। जैसे मैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी स्टैंड था ना हमेशा कि यार मैं दिखाना चाहता हूं कि परंपरागत भारत से मैं अलग हूं, मैं परंपरागत भारत में नहीं मानता कि भाई परंपरागत भारत जातीय है, जातिवादी है, मैं उसमें नहीं मानता। तो इसलिए आप देखेंगे, आप डॉक्टर अंबेडकर के भी सारे फोटो आपको 3 पीस सूट में ही मिलेंगे और किसी चीज में नहीं मिलेंगे, कि यार वो भी हमेशा सूट में ही रहते थे। ठीक है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां, लेकिन इस बार क्या हुआ, जब प्रचंड साहब भारत आए तो वो नेपाल की परंपरागत पोशाक पहन के आए थे। नेपाल की जो परंपरागत कपड़े होते हैं, जो पजामा होता है, एक प्रकार का टोपी होता है, जो उनका परंपरागत पहनावा है नेपाल का, वो पहनकर आए थे। यानी कि धीरे धीरे अब जो प्रचंड साहब हैं, उनका तौर तरीका भी एक क्रांतिकारी से बदल के एक नेता वाला होने लगा है। ठीक है। यह बात प्रचंड साहब ने खुद ने कही
कि उस समय मैं एक नाइव क्रांतिकारी था। मैं मतलब क्रांति में विश्वास रखता था, क्रांति की ओर जा रहा था। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है कि यार मतलब एक नेता कैसे काम करता है, एक राजनीतिक सामाजिक नेता जो है उसे कैसे काम करना चाहिए, ये मैं अब धीरे धीरे सीख रहा हूं। पहले मेरे को नहीं पता था। ये बात जो है प्रचंड साहब ने खुद ने भी कही। उज्जैन में महाकाल मंदिर में भी वो गए, जबकि इससे क्या हुआ कि आप अगर देखें तो वामपंथी इतिहास जो है वो हमेशा अपने आप को नास्तिक बताता है। वामपंथ के जो नेता होते हैं वो नास्तिक होते हैं। यहां तक कि भगत सिंह हालांकि बड़ा आजकल कुछ राजनीतिक दल बड़ा कोशिश करते हैं भगत सिंह को अपने साथ जोड़ने की, लेकिन स्पेशली धर्म के आधार पे। लेकिन भगत सिंह जो है वो एकदम घोर नास्तिक थे। अगर आप भगत सिंह का जीवन देखें तो वो घोर नास्तिक थे। एक उनका निबंध भी है, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से एक लंबा सा ऐसे लिखा जिसमें उन्होंने लिखा है वाई आई एम एन एथीस्ट, कि मैं नास्तिक क्यों हूं। तो वामपंथी नेता जो होते हैं वो सामान्य तौर पे नास्तिक होते हैं, लेकिन इस बार प्रचंड साहब ने मंदिर वगैरह में दर्शन करके ये भी बताया कि वो एकदम वामपंथी उस तरह के कम्युनिस्ट जो है अब फायर ब्रांड कम्युनिस्ट क्रांतिकारी नहीं है, वो एक राजनेता हैं, वो एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और वो वैसा ही आचरण करना चाहते हैं। तो एक मुद्दा जो नेपाल का था वो था कि भाई भारत ने जब से यह अग्निपथ स्कीम चालू करी थी 4-4 साल की भर्ती वाली, तब से नेपाल के जो गोरखा समूह के लोग भारत की सेना में भर्ती किए जाते हैं, इनकी भर्ती रुक गई थी क्योंकि गोरखा लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। तो यह माना जा रहा था कि यह एक थोड़ा विवादास्पद मुद्दा है, नेपाल भारत से मांग करेगा कि यार आप हमारे गोरखाओं की तो सामान्य भर्ती ही कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ भी प्रचंड साहब ने इस मुलाकात में कम से कम नहीं किया। हम ये नहीं कह रहे कि मांग उन्होंने ड्रॉप कर दी है, लेकिन इस मुलाकात में शायद उनका लक्ष्य जो था वो ये था कि हम एक अच्छे पीसफुल मैत्रीपूर्ण संबंध बनाएं। कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि विवादास्पद है, जिसको लेके थोड़ा सा संबंधों में खटास आ सकती है, समस्या आ सकती है, ऐसा कोई भी मुद्दा हम इस बैठक में ना उठाएं, ऐसा प्रचंड साहब के पास मुद्दा शायद था। सीमा विवाद पर कोई बात नहीं की। फिर से जैसा आपको मैंने बताया, नेपाली गोरखाओं की सेना में भर्ती पे कोई बात नहीं की, सीमा के विवाद पर कोई बात नहीं की। ठीक है, सीमा विवाद अपने आप में भारत और नेपाल का थोड़ा सा है, काला पानी क्षेत्र के आसपास, लिपू लेक के आसपास, उस पर कोई बात नहीं की। अब जैसे लिपू लेक में, हालांकि नेपाल में अगर आप देखेंगे तो आपको मैंने पिछली बार बताया था काला पानी नदी जो है, ये काला पानी क्षेत्र जो है, इसको लेके विवाद है। तो इसके आसपास ये जो लिपू लेक पास है, आपको यहां चित्र में दिख रहा होगा, ये जितना भी शेडेड एरिया है, ये सारा का सारा नेपाल क्लेम करता है कि भाई हमारा है। तो पहले ओरिजिनली नेपाल के साथ जो विवादित जमीन थी वो कुछ 35 स्क्वायर किलोमीटर थी, 35 वर्ग किलोमीटर के आसपास जमीन थी जो विवादित थी। पर नेपाल ने अभी हाल ही में क्या किया है, अपने मानचित्रों में ये पूरा एरिया अपने में दिखा दिया है। तो ये एरिया अब नेपाल ने बढ़ा के 350 वर्ग किलोमीटर कर दिया है। तो ये तो तय था, ये तो एकदम तय है कि यार 35 वर्ग किलोमीटर पे भारत सरकार फिर भी थोड़ी बहुत बात कर लेती, 350 वर्ग किलोमीटर के लैंड डिस्प्यूट पर तो भारत सरकार कोई बात नहीं करेगी। ये एकदम क्लियर है, नेपाल को भी क्लियर है। ये भी एक तरह की पोस्चरिंग है, एक तरह का एक दिखावा है कि भाई हम इसको अपने मानचित्र में शामिल करेंगे। लेकिन नेपाल को पता है कि भारत इस पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये नेपाल को पता है, भारत में कोई भी सरकार आ जाए वो इस पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी कि 350 वर्ग किलोमीटर जो है हम आपका मान लेते हैं। ये तो एक क्लियर है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए, जब भी कभी दो देशों में सीमा विवाद होता है तो इस बात को समझिए कि आपके देश के अंदर भी एक पोजीशन होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए भारत और चीन का सीमा विवाद है ना, बहुत जगह पे है, हमको पता है, और यह भी हमने सुना है, चर्चाएं हैं और कई सारे फोटो भी हैं कि चीन ने हमारी सीमा में कुछ जगह पे कब्जा भी किया है। हालांकि सरकार ने उसको नकारा है हमेशा कि ऐसा नहीं हुआ। तो कई बार क्या होता है, मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति आपस में मिलते हैं और जब दो नेता अकेले में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ यार हम कर सकते हैं मैनेज, कोई बात नहीं, एक काम करो, ये हमारा इलाका तुम रख लो, शांति ज्यादा जरूरी है, कोई बात नहीं। ऐसा होता होगा, याद रखिए। लेकिन तब भी क्या होता है, सोचिए, कोई भी भारत का प्रधानमंत्री उस बैठक से बाहर आके अपनी मीडिया को यह बता सकता है क्या कि यार ये जो हमारा एरिया था मैंने चीन को दे दिया है, चीन ने जहां पे कब्जा किया था मैंने उसको दे दिया है। अगर कोई प्रधानमंत्री भारत में यह बोलेगा तो क्या वो अगला चुनाव जीत सकता है? आप ये बताइए।
देश में किस हद तक विवाद मचेगा इस बात को लेकर कि भाई आपने जो है देश की जमीन दूसरे को दे दी। मचेगा या नहीं मचेगा, ये बात मानते हो कि नहीं? 2008 या 9 की बात है, शर्मल शेख में एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक बैठक हुई थी जहां पे भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे। वो इतनी छोटी सी बात, सोचिए, वो तो ऐसे जमीन देने की बात भी नहीं थी। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि भाई हमारे यहां मुंबई में जो हमले हैं तुमने कराए हैं। पाकिस्तान ने भारत से कहा कि हमारे यहां जो हमले होते हैं इधर, ये कौन सा इलाका है यार पाकिस्तान में जहां भारत, जहां पे वो जो अलग होना चाहता है, तो पाकिस्तान ने ये बोला कि यार उस क्षेत्र में जो है आप हमले करा रहे हो, हमारे यहां आप आतंकवाद फैला रहे हो। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सिर्फ इतनी सी बात मानी, चलो अगर आप उन हमलों की जांच करोगे और आपको हम पे शक है तो हम जांच में सहयोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी अपने लोग जो है आके हमारे यहां जांच के लिए भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय मीडिया ने इस पर इतना विवाद किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मान कैसे लिया, बलूचिस्तान में नाम भूल रहा था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मान कैसे लिया कि बलूचिस्तान में हमारा हाथ भी हो सकता है, हम पाकिस्तान को इन्वेस्टिगेट करने की भी अनुमति क्यों दे रहे हैं, कि कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री को दबाव में अपना यह बयान वापस लेना पड़ा कि नहीं ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। तो भाई सोचिए, अगर कोई प्रधानमंत्री, अब जैसे प्रचंड साहब के हिसाब से सोचिए, प्रचंड साहब ने वहां पे उनकी सरकार या वहां के जो लोकल लोग कह रहे नहीं ये तो हमारा है, हम भारत से ले लेंगे। अब प्रचंड साहब जाके नेपाल में बोलें कि भाई मेरी मोदी साहब से बात हुई और यार ये एरिया हम भारत को ही दे रहे हैं, आपको लगता है प्रचंड साहब का कोई राजनीतिक भविष्य बचेगा उसके बाद? नहीं बचेगा ना, वो सारे चुनाव हारेंगे। तो ये मुद्दे जो होते हैं भावनात्मक मुद्दे होते हैं, और अक्सर दुनिया भर में राजनेता ये मजबूरी समझते हैं कि भाई आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम कहते हैं अंग्रेजी में डोमेस्टिक कंपल्शन, आपकी घरेलू मजबूरियां हैं कि आप घरेलू क्राउड के आगे ये नहीं बोल सकते। ये बात क्लियर है? तो इसीलिए भारत भी प्रचंड साहब की घरेलू मजबूरी को समझा और भारत ने कहा कि चलो यार हम भी सीमा पे आपसे कोई बात नहीं करेंगे। वरना भारत भी तो कह सकता था कि यार ये तुम लोग क्या कर क्या रहे हो, ये हमारा 350 स्क्वायर किलोमीटर तुम अपने इलाके में दिखा रहे हो। भारत को भी पता है कि यार प्रचंड साहब की घरेलू मजबूरी है, तो वो शांतिपूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं, तो हमें शांतिपूर्ण संबंध बनाने पे फोकस करना चाहिए। भारत ने भी इस बात को जाने दिया, ठीक है, एक तरह से भारत ने भी इसको जाने दिया कि छोड़ो एरिया तो हमारा ही है, नक्शे में दिखा रहे हैं दिखा दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। ये सोच के भारत ने भी इस मामले को जाने दिया, ये घरेलू मजबूरी का मामला है। तो बिजली के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूं, 10,000 मेगावाट बिजली जो है वो भारत को निर्यात करने की योजना है नेपाल की। वर्तमान में अभी केवल 450 मेगावाट होती है। तो इस बिजली के लिए भारत ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में निवेश कर रहा है। बिजली बनेगी, मैंने आपको बताया था नेपाल क्यों इंपॉर्टेंट है। नेपाल में पहाड़ है, पहाड़ से नदी गिरती है, जहां नदी गिरती है वहां पे जल विद्युत परियोजना आसानी से लग सकती है, ठीक है। तो एक 5,000 मेगावाट का पंचेश्वर प्रोजेक्ट है जो कि बहुत डिले चल रहा है, वो कब का बन जाना था अभी तक बना नहीं है। तो भारत ने वादा किया है कि हम इसके बनाने की प्रक्रिया जो है उसमें गति लाएंगे, उसको तेज करेंगे, तीव्र करेंगे ताकि वो जल्दी से बन पाए, ठीक है। ये एक भारत ने वादा किया। इसके अलावा 40 मेगावाट बिजली जो है वो भारत के रास्ते बांग्लादेश को भी जाएगी। आपको बताया मैंने कि नेपाल से अगर आप बांग्लादेश जाना चाहते हो, यह ना बांग्लादेश यहां पर है, तो आपको भारत के जरिए गुजरना पड़ेगा। तो भारत ने यह अलाउ कर दिया कि आप हमारे रास्ते भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोतिहारी से अमलेखगंज का पाइपलाइन जो है उसको विस्तृत किया जाएगा, चितवन तक जाएगी वो। सिलीगुड़ी से झापा तक एक नई पाइपलाइन बनेगी। तो आप देखें तो सिलीगुड़ी यहां पड़ता है मान लीजिए, और झापा यहां पड़ता है, तो एक नई पाइपलाइन बनेगी। तो इस प्रकार का सहयोग जो है, पारस्परिक सहयोग भारत और नेपाल में बढ़ाया जाएगा, ठीक है। यह अपने आप में भारत और नेपाल की बातचीत हुई। तो अजीत डोवाल साहब जो थे वो भी फिर मिले आके प्रचंड साहब के साथ, और उन्होंने नेपाल को चीन से बहुत ज्यादा मदद लेने के विरुद्ध आगाह किया। कि एक चीज जो इस आर्टिकल में और लिखी है वो ये है कि नेपाल जो है वहां पे चीन भी बहुत निवेश करना चाहता है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि नेपाल क्या है, एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट मतलब जब दो बड़े देशों के बीच एक छोटा देश होता है। ये भारत, ये नेपाल है मान लीजिए, ठीक है। ये तो ये यहां भारत है, यहां चीन है, और इनके बीच में यहां पर नेपाल है, ठीक है। दो बड़े देश हैं, उनके बीच में एक छोटा देश है जो कि नेपाल है। तो इसको हम बफर स्टेट कहते हैं। तो चीन भी बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देना चाहता है, इसमें निवेश करना चाहता है, और चीन जैसे तिब्बत से लेकर काठमांडू तक एक रेलवे लाइन बिछाना चाहता है। तो डोवाल साहब ने इनको आगाह किया कि भाई आप अपने आसपास एग्जाम्पल देख लो।
पाकिस्तान का देख लो, श्रीलंका का देख लो, जो भी चीन से ज्यादा ऋण लेता है वो किस तरह के ऋण चक्र में फंसता है और उस ऋण चक्र के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये हम सबको जानकारी है ही सही। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, आपको पता है। तो आप भी जो है ध्यान रखिए, थोड़ा सा चीन के चंगुल में ज्यादा मत फंसिएगा। तो भाई भारत और नेपाल दोनों का लक्ष्य यह था कि संबंध जो है उनको बेहतर किया जाए, संबंधों को सुधारा जाए। उस दिशा से प्रचंड साहब की यह भारत यात्रा निश्चित तौर पे एक बहुत ज्यादा सफल यात्रा मानी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये टाइटल गलत है इसका, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन जो है इसका टाइटल था। ये टाइटल आप छोड़ दीजिए, गलती से इसका टाइटल गलत रह गया मेरे से। हाँ, तो यार ये जो है एक प्रोफेसर हैं जेएनयू की, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जोया हसन जी, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है और वो ये बात करती हैं कि यार सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किसी भी व्यवस्था में जब आता है, किसी भी देश या समाज में जब भी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आता है तो उसके लिए जन विद्रोह जरूरी होता है कि लोग उसकी मांग करें, लोग उसके समर्थन में उतरें, लोग किसी ना किसी सरकारी कदम के विरोध में उतरें। इस प्रकार की चीजें जो हैं जब होती हैं, या फिर सस्टेन्ड तरीके से एक लंबे समय तक एक एक्टिविज्म चले, इस तरह की चीजें होना बहुत जरूरी होता है, तभी आर्थिक, माफ कीजिएगा, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आता है। एग्जाम्पल वो देती है निर्भया मामला। निर्भया मामला आप में से ज्यादातर लोगों को याद होगा। 16 दिसंबर 2012 है मेरे ख्याल से, 2012 में दिल्ली में था, हाँ 2012 ही होगा। 16 दिसंबर 2012 की बात है कि यार दिल्ली में एक फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट थी, 23 साल की लड़की थी। वो रात को पिक्चर देख के लौट रही थी। जिस इलाके में मैं रहता था लगभग उसी इलाके की बात है। तो वहां पर ये यार एक बस में उसको लेकर गए कुछ लोग और उसके साथ जो है बलात्कार किया गया, जिसमें आखिरकार उसके साथ हिंसा भी की गई और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। हम सभी इसको निर्भया मामले के नाम से जानते हैं। निर्भया, क्योंकि भारत में बलात्कार के विक्टिम का नाम लेना अलाउड नहीं है, तो इसीलिए नाम हालांकि सब जानते हैं उस बच्चे का, उस लड़की का, लेकिन तब भी उसको निर्भया नाम से जाना जाता है। तो उसका जीवंत उदाहरण है कि उसके बाद क्या हुआ कि सामान्य लोगों ने किसी भी राजनीतिक, उस समय यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, याद रखिएगा। तो आम लोगों ने दिल्ली में उस सर्दी के मौसम में लोगों ने इंडिया गेट और राजपथ पूरा जाम कर दिया। पुलिस ने बहुत कोशिश की, पुलिस ने आंसू गैस फेंकी और पुलिस ने पानी की धार छोड़ी लोगों पर, लेकिन तब भी लोग नहीं हटे। हफ्तों तक, कम से कम 1-2 हफ्ते तक पूरा जो सेंट्रल दिल्ली है वो बंद रहा। मुझे इसलिए भी याद है सारी मेट्रो वगैरह बंद कर दी गई थी उस क्षेत्र में जाने वाली। तो ये सब चीजें जो है बंद किया गया था। तो लोगों ने जबरदस्त विद्रोह किया। तो उसके बाद फिर एक समिति बनाई गई, जेएस वर्मा समिति, और कानूनों में बदलाव किया गया, कानूनों को और सख्त किया गया। ठीक है, तो ये एक जन विद्रोह आपने देखा। ठीक है, अन्ना हजारे का विद्रोह ऐसा ही था। आपको याद होगा अन्ना हजारे ने जब विरोध किया था कि भाई देश में बहुत भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के लिए हमको सख्त कानून की आवश्यकता है, हमको बहुत कठोर कानून चाहिए कि देश में भ्रष्टाचार रुके। जन लोकपाल कानून उसका नाम था। हालांकि उसका अब क्या हुआ किसी को नहीं पता। सोचिए, लोकपाल मूवमेंट का सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा मनमोहन सिंह की सरकार को, और अभी लोकपाल कौन है किसी को पता ही नहीं है। तो इतने साल हो गए, लोकपाल के नाम पे लोगों ने सरकार बदल दी, लोकपाल बना ही नहीं, किसी को पता ही नहीं लोकपाल का क्या हुआ। बन भी गया तो क्या करता है किसी को जानकारी नहीं है। ठीक है, तो उस मूवमेंट में भी आम जनता जुड़ी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में, और पूरा दिल्ली, मतलब मुझे याद है पूरा शहर जाके वहां बैठ जाता था और बहुत ज्यादा जुड़ाव वहां पे लोगों का था। तो जोया हसन यहां पे ये कहती हैं कि यार ये जो हमारे जो महिला रेसलर्स हैं, जो कि मेडल विनर्स हैं और निश्चित तौर पे देश इनकी बहुत सराहना कर चुका है, इनके प्रोटेस्ट के साथ जनता क्यों नहीं जुड़ रही। इस एक बात पर वो चर्चा करना चाहती हैं कि यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि आम आदमी इनके साथ जाके बैठे, कि कुछ गिने चुने लोग, कुछ गिने चुने संगठन ही इनके साथ जाके बैठ रहे हैं, बाकी लोग इनके साथ जाके क्यों नहीं बैठ रहे। इस बात की चर्चा जो है जोया हसन करना चाहती हैं कि ऐसा क्या है कि पुराने समय में, उस समय में 10 साल पहले की तो बात है यार, 10 साल पहले ये सब हुआ और इतने सारे लोग जुड़े, पर अब एक विद्रोह हो रहा है, अब एक विरोध हो रहा है, उसके साथ कोई जाके नहीं बैठ रहा। और इसके लिए बताते हैं कि देखिए इसका परिणाम क्या है। कि चलिए, सब लोग ये कहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जिनके खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। चलिए ठीक है, उस पर लोग कह रहे हैं कि चलो भाई कानून अपना खुद का जो तरीका है कानून का वैसे काम करेगा, लेकिन कोई राजनीतिक कार्रवाई भी नहीं की गई। देखिए, कानूनी कार्रवाई अपने आप में कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, उसके हिसाब से होती है, लेकिन राजनीतिक कार्रवाई तो की जा सकती है।
राजनीतिक कार्रवाई मतलब कि अगर किसी आपके सांसद पे बलात्कार के आरोप लगेंगे, मोलेस्टेशन के आरोप लगेंगे, वो भी कोई आम आदमी आरोप नहीं लगा रहा है, इतने जाने माने एथलीट्स आरोप लगा रहे हैं, तो आप उसे कम से कम पार्टी से तो निकालोगे, आप उसे कम से कम निलंबित तो करोगे, आप उसे कम से कम संसद के उद्घाटन में तो नहीं बुलाओगे, आप कम से कम उसके साथ फोटो तो नहीं खिंचवाओगे। ये तो होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। हम सबने देखा कि संसद के उद्घाटन में ब्रजभूषण शरण सिंह गए, हमने देखा कि गृह मंत्री के साथ उनकी फोटो आ रही है, हमने देखा कि जो ये फेडरेशन के अध्यक्ष पद से भी उनका कोई इस्तीफा नहीं आया, किसी प्रकार का कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई। तो जनता का जुड़ाव इतना कम क्यों है? और यहां तक कि बताते हैं कि जो महिला अधिकारों के लिए भी समूह लड़ते हैं वो भी कुछ खास एक्टिव नहीं है, वो भी कुछ खास जो है इस विरोध में शामिल नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसके लिए जोया हसन जी इस बात की बात करना चाहती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जनता इस प्रोटेस्ट के साथ नहीं जुड़ रही। उसके लिए पहला कारण जो वो देती हैं वो ये है कि पिछले 10 सालों में हमारी जनता की विरोध करने की क्षमता कम हो गई है। ये वो कहती हैं और ये बात सच है। आप देखें, अब जनता जो है सामान्य तौर पे चीजों का विरोध नहीं करती। एक बहुत बड़ा रोल जो था वो मीडिया का था कि मीडिया पहले जनता को बताती थी कि सरकार की कमियां क्या हैं, सरकार की खामियां क्या हैं, सरकार क्या गलत कर रही है। अब यह काम कोई मीडिया नहीं करता, तो अब मीडिया सामान्य तौर पे सरकार की प्रशंसा करता है। तो इसीलिए जनता में वो भावना, वो उद्वेगना नहीं आ पाती कि यार हमको सरकार के गलत कदमों का विरोध भी करना है, इनके विरुद्ध हमको आंदोलन करना है, इनके विरुद्ध हमको चर्चा करनी है। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई कल्चर जो है वो आम जनता में नहीं आ पा रही है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है। दूसरी चीज जो जोया हसन साहब कहती हैं वो ज्यादा सामाजिक है। वो कहती हैं कि यार सामाजिक वर्ग में की एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है किसी भी प्रोटेस्ट में, और भारत जैसे देश में जो मध्यम वर्ग है, शहरी मध्यम वर्ग, वो बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शहरी मध्यम वर्ग पहलवानों के साथ अपना जुड़ाव महसूस नहीं करता। ये यार एक थ्योरी थी जो निर्भया के समय भी बहुत ज्यादा प्रचलित थी। वो ये थी कि अगर निर्भया, जो मैं किसी भी तरह से उनके साथ जो हुआ, उनके साथ जो अपराध हुआ उसे कम करके नहीं आंक रहा हूं, लेकिन एक बात जो कही जाती थी वो ये थी कि अगर निर्भया, एक जो महिला थी, जो लड़की थी जिसके साथ ये घटना हुई थी और जिसकी मृत्यु हो गई दुर्भाग्यवश, वो लड़की जो है, अगर कोई मान लीजिए आदिवासी महिला होती या कोई दलित महिला होती या फिर कोई जो आपके डोमेस्टिक वर्कर होती, जो घरों में झाड़ू पोछा करती है, ऐसी महिला होती, तो क्या उसके समर्थन में भी इतने ही लोग जुटते या नहीं जुटते? तो लोगों को बलात्कार से प्रॉब्लम नहीं थी, लोगों को हमारे जैसी लड़की के साथ हुए बलात्कार से प्रॉब्लम थी कि एक उच्च जाति की लड़की जो कि पढ़ी लिखी थी, शहरी थी, अर्बन थी, अंग्रेजी बोल सकती थी, उसके साथ ऐसा हुआ, तब लोगों को दिक्कत हुआ। हाँ, आदिवासी महिलाओं के साथ होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दलित महिलाओं के साथ होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी महिलाओं के साथ जो संपन्न नहीं है उनके साथ होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एक निर्भया के टाइम की भी थ्योरी थी, और लगभग वही थ्योरी जोया हसन जी अभी भी कहती हैं कि यार ये लड़कियां जो हैं हरियाणा से हैं। कुछ दिनों पहले एक और जेएनयू के प्रोफेसर है, मैं नाम भूल गया उनका, जो अर्बन स्पेसेस पे काम करते हैं, जो अर्बन सोशियोलॉजी पे काम करते हैं, उनका भी एक लगभग ऐसा ही आर्टिकल आया था। उस दिन मैंने वो आर्टिकल नहीं पढ़ाया था कि हम सबके दिमाग में लड़कियों की जो छवि होती है, महिलाओं की जो छवि होती है, ये लड़कियां उस छवि में फिट नहीं बैठती। हमको लगता है लड़कियां मतलब कोमल होनी चाहिए, है ना, बहुत ही शालीनता से बात करें, सभ्यता से झुक झुक के बात करें, ये हमारे दिमाग में लड़कियों की इमेज होती हैं। ये लड़कियां पहलवान हैं, हमने इन सबको स्पोर्ट खेलते हुए देखा है, इनका शरीर जो है वो एक एथलीट का शरीर है, जो कि जिसको हम सामान्य तौर पे महिलाओं का शरीर नहीं मानते। अभी मैं कल ही देख रहा था, एक रैली में एक महिला कह रही थी कि अगर पहलवान जी को कुछ बलात्कार या छेड़खानी करनी ही होती तो ऐसी महिलाओं के साथ क्यों करते, उनको तो सुंदर लड़कियां भी मिल सकती थी। ठीक है, तो ये जो है, ये हमारा जो एक खाका है महिलाओं का, एक मध्यम वर्ग का, उसमें ये फिट नहीं बैठती। तो जो हमारा शहरी मध्यम वर्ग है वो इनके साथ कोई सहानुभूति फील नहीं कर रहा, उसको लग रहा है ये पता नहीं कौन है, हम जानते ही नहीं इनको तो ये कौन है, और क्योंकि ये हमारे जैसी नहीं है इसीलिए इनके साथ हम नहीं जा रहे, इनको हम नहीं जानते। ये एक थ्योरी है, ये बार बार आती है कि भाई सामाजिक वर्ग में लोग जो है प्रोटेस्ट में हिस्सा तभी लेते हैं जब उनको लगता है कि हमारे जैसे किसी के साथ गलत हुआ है,
वरना लोग प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेते। ये बात यहां पे वो कहती हैं। वो कहती है देखिए निर्भया और अन्ना हजारे दोनों के टाइम में जुड़ाव था। निर्भया के टाइम में क्लियरली, क्योंकि हमको लगा कि यार ये तो पढ़ी लिखी लड़की थी यार, डॉक्टरी पढ़ रखी थी, उसने फिजियोथेरेपी पढ़ रखी थी, हमारे जैसी थी, इसके साथ कैसे गलत हो सकता है। अन्ना हजारे के टाइम पर वो थ्योरी देती हैं कि सुधारवादी मनमोहन सिंह जो थे उस समय गरीबों के हित के बड़े कदम उठा रहे थे, नरेगा ला रहे थे और ये सब ला रहे थे, खाद्य अधिकार ला रहे थे, तो लोग ऐसे नाराज थे कि सारा पैसा जो है, लोगों में गुस्सा यह था कि सारा पैसा गरीबों में बांटा जा रहा है। तो लोग जनरली कह रहे थे, लोग क्या होता है कि गरीबों को पैसा देने को भी भ्रष्टाचार का हिस्सा मानते हैं, तो इसीलिए इससे जो एक शक्तिशाली शहरी मध्यम वर्ग है वो बड़ा व्यथित था मनमोहन सिंह के साथ कि क्या कर रहे हैं मनमोहन सिंह। इसीलिए वो अन्ना हजारे वाले आंदोलन में भी शामिल हुआ और उसमें ऑब्वियसली एक जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी वो उसमें थी। उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो एक राजनीतिक बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सामाजिक वर्ग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहां पर, कि जिस सामाजिक वर्ग से ये महिलाएं आती हैं उससे शायद हमारे देशों के शहर का जो मध्यम वर्ग है वो बिलोंग नहीं करता, वो उससे रिलेट ही नहीं कर सकता, वो उसको पहचानता नहीं है। इसलिए इनके प्रोटेस्ट के साथ किसी की कोई खास सहानुभूति नहीं है। ये लोग 4 महीने बैठे रहे। देखो भारत में कभी भी अगर कोई ये कहे कि यार कानून अपना काम करेगा, तो यार आपको क्या पता नहीं है क्या कि यहां पे कानून अपना काम नहीं करता? आप इतने नाइव हो क्या? मतलब आप इतने नासमझ व्यक्ति तो नहीं हो यार आप। मतलब आम जनता भी ये कह रही है। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे हाँ तो हो गया ना, कानून में कंप्लेन कर दी, अब कानून करता रहेगा अपना काम। यार आपको पता है ना कानून इस देश में कैसे काम करता है? आपको पता है ना? मतलब ये आपको जानकारी नहीं है क्या? आपको बताने की आप कहीं बाहर से आए हो क्या? आपको पता नहीं है क्या कि कानून कैसे काम करता है? तो कानून अपना काम करता है, जो भी कह रहा है वो बेसिकली इनके विरोध में खड़ा है। बहुत सीधी सीधी बात है ना कि भाई ये तो बहुत। और मैं फिर से वही कह रहा हूं कि कानूनी कार्रवाई ना सही, राजनीतिक कार्रवाई तो की जा सकती है। एक संदेश तो जाएगा कि भाई आप अगर कोई भी ऐसा काम करेगा तो वो असह्य है, वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं किया गया। तो ये एकदम क्लियर है कि भाई ये जो मामला है ये एक अलग प्रकार का मामला है और यहां पर जनता की क्योंकि इनके साथ सहानुभूति नहीं है, इसलिए राजनीतिक नेतृत्व भी जो है वो उनको ग्रांटेड ले रहा है कि भाई ठीक है, जनता की सहानुभूति है ही नहीं, क्या फर्क पड़ता है। और साथ में फिर मीडिया तो है ही जो रोज कह रहा है कि ये लोग सब टूल किट, एक नया शब्द चला है आजकल, टूल किट गैंग। ये अब ट्विटर के जरिए मेरे को नई चीजें पता चलती हैं कि अगर आप एक जैसा संदेश लगाते हो तो आप किसी टूल किट गैंग का हिस्सा हो। भाई इसको राजनीतिक प्रचार कहते हैं। टूल किट गैंग क्या होता है यार? ये तो ऑब्वियसली अगर हम 10 लोग मिलकर एक बात करना चाहेंगे, हम स्टडी आईक्यू का प्रचार करते हैं, मान लो 10 शिक्षक, हम 10 शिक्षक हैं, तो हम भी क्या टूल किट गैंग है क्या? ऑब्वियसली हमको ये जो पोस्टर मैं आपको दिखाता हूं, मैं थोड़ा ना बैठ के बनाता हूं। ये वाला जो पोस्टर था जो आपको किधर है यार, ये पोस्टर जो होता है आपको स्टार्टिंग में मैं दिखाता हूं, जहां पे आप ये पोस्टर मैं थोड़ा ना बनाता हूं यार, ये कोई बना के देता है ना मेरे को कि सर ये आपका पोस्टर, आप इसको दिखा दीजिएगा क्लास में। ठीक है, तो क्या हम टूल किट गैंग हो गए क्या? हम तो कह रहे हैं हम प्रचार कर रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? ठीक है, ये टूल किट थोड़ा ना होता है यार। मतलब कुछ भी लोग बोलते हैं कई बार सही में। चलिए आते हैं अब आज के आखिरी आर्टिकल पे कि भारत अमेरिका संबंधों पे आज का आखिरी आर्टिकल है। इंडियन एक्सप्रेस के जो संपादक हैं सी राजा मोहन साहब जो हैं, उनके विदेश मामलों के संपादक हैं, उन्होंने लिखा है। तो वो बताते हैं कि यार अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है जेक सुलिवन, वो भारत की यात्रा पे आने वाले हैं। बहुत बड़े आदमी हैं अमेरिका में, ये आपको फोटो दिख रहा है उनका। सुलिवन साहब भारत आने वाले हैं। जैसे भारत में अजीत डोभाल हैं, वैसे ही वहां पे जेक सुलिवन हैं। और ये राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं कि जो बाइडेन साहब जो हैं उनके कैंपेन के समय से ही उनके साथ जुड़े हुए हैं। उनके प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। और जो अमेरिका की जो डिप्लोमेसी है उसको हम कैसे जनता सेंट्रिक बनाएं, उसको लेकर इन्होंने काम किया। तो काफी जाने माने व्यक्ति हैं, काफी मशहूर व्यक्ति हैं। तो ये भारत आ रहे हैं और निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जब जून अंत में अमेरिका जाएंगे, जून एंड में, उसकी तैयारी चल रही है। आपको मैंने बताया था कुछ दिनों पहले उनके रक्षा मंत्री भारत आए थे, तो ये एक तैयारी चल रही है निश्चित तौर पे। तो भारत और अमेरिका के संबंधों में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में यहां पे राजा मोहन साहब ने हमको बताया है कि अमेरिका का अब जो विदेश नीति है वो वास्तविकता में भू आर्थिक नीति हो गई है, जिसको हम कहते हैं जियो इकोनॉमिक। कि ये जियो इकोनॉमिक पॉलिसी ही अमेरिका बनाता है। वो देखता है कि यार ठीक है, भौगोलिक मामले ये हैं और उनसे जुड़ा आर्थिक अवसर कहां पर है। ये वैसे अब दुनिया के लगभग सभी देश ये करने लगे हैं। हमारी जो, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि हमारा जो भी विदेश नीति होता है
उसका एक बहुत प्रमुख मसला जो होता है, उसका एक बहुत प्रमुख पक्ष जो है वो अब आर्थिक होने लगा है। हम ये देखने लगे हैं कि यार आर्थिक तौर पे हमको लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं, आर्थिक तौर पे हम बेहतर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो भारत में हालांकि अभी भी हम काफी हद तक भू राजनीति वाला तरीका ही अपनाते हैं कि हम अभी भी किसी देश को अपना दोस्त मानते हैं, किसी को दुश्मन मानते हैं। भू आर्थिक नीतियों में एकाध शत्रु को छोड़ दीजिए तो ऐसा नहीं होता। आप अपना आर्थिक बेहतर देखते हो कि भाई हमारी आर्थिक बेहतरी किस देश के साथ काम करके है, उस देश के साथ आप अलायंस करना चाहते हो। तो निश्चित तौर पे दोनों देश अब मिलेंगे, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जब वहां जाएंगे तो इस मामले में और सुधार होगा। तो आगे वो हमें थोड़ा सा बताते हैं पहले समय के बारे में कि भारत और अमेरिका के संबंधों में निरंतर सुधार होता आया है। ये हम सभी जानते हैं, हम सभी ने देखा है। मैंने आपके पहले से देखा है, मैं क्योंकि अपने आंख के सामने से देखता हुआ आया इस चीज को। जैसे जब बिल क्लिंटन की सरकार थी, मेरे को याद है, क्लिंटन जो है वो बहुत अच्छे राष्ट्रपति माने जाते थे, लेकिन भारत के लिए वो कभी बहुत अच्छे नहीं रहे। बिल क्लिंटन जब राष्ट्रपति थे तो भारत थोड़ा सा क्लिंटन साहब से नाराज रहता था क्योंकि क्लिंटन कश्मीर में दखल अंदाजी करना चाहते थे। मेरे विचार में क्लिंटन की एक महत्वाकांक्षा थी, बिल क्लिंटन की, कि वो मध्यस्थता करके कश्मीर का मामला सुलझवा दें। वो चाहते थे कि बातचीत हो भारत और पाकिस्तान के बीच में, जहां अमेरिका बीच में बैठे, मध्यस्थता करके वो इस मामले को सॉल्व करा दें और बदले में उनको नोबेल शांति पुरस्कार जैसा कुछ मिल जाए। ये मेरे को ऐसा लगता है हमेशा कि क्लिंटन साहब की महत्वाकांक्षा थी कि यार ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, तो वो कश्मीर में बार बार दखल देते थे, कश्मीर के मामलों पे उनका प्रशासन जो है वो बार बार दखल देने की कोशिश करता था। लेकिन जब बुश का शासन आया, क्लिंटन के बाद जब जॉर्ज बुश आए, तो बुश के शासन में फिर धीरे धीरे ये प्रक्रिया बदलने लगी। ये जो दखल अंदाजी है ये कम कर दी गई। और उसके अलावा बुश के समय में बहुत बड़ा एक काम हुआ जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। वो क्या हुआ कि नाभिकीय सहयोग हासिल हुआ, कि मनमोहन और बुश की जो मित्रता थी, उनका जो आपस में एक सहयोग था, उसमें क्या हुआ कि भारत का जो नाभिकीय तरीके से भारत को अलग थलग किया गया था, क्योंकि भारत ने जो एनपीटी थी कि भाई हम नाभिकीय हथियारों का विस्तार नहीं करेंगे, उस पर दस्तखत नहीं किए थे भारत ने। तो दुनिया भर के देश क्या मानते थे कि जिसने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उस देश के साथ हम नाभिकीय सहयोग नहीं करेंगे, हम उस देश को कुछ भी नाभिकीय पदार्थ का निर्यात नहीं करेंगे, उसके साथ किसी प्रकार का सौदा नहीं करेंगे। लेकिन जॉर्ज बुश की दखल अंदाजी के बाद भारत के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया, भारत के लिए एक अपवाद बनाया गया कि बाकी देशों पे नियम लगेगा, भारत पे नहीं लगेगा। तो भारत को तमाम समूहों का सदस्य बनाया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश के बीच में जो मित्रता थी, जो एक अलायंस था, उसने ये अचीव करके दिखाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी हमको यहां पे श्रेय देना पड़ेगा, उन्होंने लगभग अपनी सरकार कुर्बान कर दी थी इस मुद्दे पर। जब ये हुआ तो, क्योंकि याद रखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चला रहे थे। तो 2009 में क्या हुआ कि वामपंथी दलों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि उनको लगा कि अमेरिका के साथ ये सहयोग जो है ये ठीक नहीं है। वामपंथी दल हमेशा से अमेरिका के विरोधी रहे हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना सौदा, अपनी डील, अमेरिका के साथ डील वापस लेने की बजाय उन्होंने संसद में अपना बहुमत साबित किया अन्य दलों से समर्थन लेके, और उसके बाद चुनाव लड़ा। मतलब उन्होंने कहा सरकार जाएगी तो जाएगी, हम डील वापस नहीं लेंगे। ये एकदम सीधा सीधा स्टैंड था भारत का, और आखिरकार सरकार उनकी बच गई और चुनाव भी लड़े। चुनाव में भी कांग्रेस पहले से ज्यादा सीटें लेकर आई। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट काम जो था इन्होंने किया, बहुत महत्वपूर्ण एक सहयोग था। इसके अलावा ट्रंप और बाइडेन जो था, उनके समय में सीधा सीधा ये क्लियर हो गया कि अमेरिका की विदेश नीति जो है वो, उसमें सबसे बड़ा ट्रूप जो है, सबसे बड़ा आधार जो है वो चीन को नियंत्रित करना है, कि हमको किसी ना किसी प्रकार से चीन को नियंत्रित करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा विदेश नीति का आधार जैसा बन गया। ठीक है, अब जब आप चीन का विरोध करना चाहते हो, जब आप चीन को रोकना चाहते हो, तो निश्चित तौर पे भारत की महत्ता बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। चीन के साथ इतना लंबा एक जो बॉर्डर है पूरा भारत शेयर करता है, तो आप चाहोगे कि यार अगर हम चीन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो भारत को तो हमको और महत्ता देनी पड़ेगी, और इंपॉर्टेंट देश बनाना पड़ेगा। और साथ के साथ एक जो भारत को हमेशा लगता था 90 के दशक में या 2000 के दशक के शुरुआत में कि अमेरिका थोड़ा सा पाकिस्तान को फेवर करता है, ये अब क्लियर हो गया। अब आप में से किसी को ऐसा लगता भी है कि अमेरिका पाकिस्तान को फेवर करता है, पाकिस्तान के अपनी हरकतों और अपनी आर्थिक स्थिति के कारण यह क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान अब किसी के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कि पाकिस्तान के पास जो हो जाए, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
और अब यहां तक कि भारत जब ये कह रहा है कि हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, हम रक्षा क्षेत्र में चाहते हैं कि हम रूस से चीजें ना लें, हम स्वयं अपनी चीजें बनाएं, तो उसमें भी अमेरिका निवेश करने को तैयार है। राष्ट्रपति बाइडेन ये अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि आप ऐसा करेंगे तो हम निवेश करेंगे। तो अब इस बार जो प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा होने वाली है, वो देखने वाली बात है कि ये जो संबंध है ये किस स्तर तक पहुंचते हैं, इनमें कहां तक सुधार होता है और ये कौन से नए आयाम तक पहुंच पाते हैं। जैसे यात्रा होगी हम उस पर नजर रखेंगे। याद रखिएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं, भविष्य वाले वादा ये मैं आपको नहीं पढ़ाता, ये होगा वो होगा, तो उस तरह के आर्टिकल्स आएंगे तो उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। जब यात्रा हो जाएगी तब उसमें क्या हुआ है इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है भाई, चलिए फटाफट आज के सवाल देख लेते हैं। सत्य कथन पहचानिए। लैंगिक भेदभाव वस्तुओं के डिजाइन में अंतर्निहित है। यह है कि नहीं है? बिल्कुल है, आपको आज ही बताया। यह भेदभाव महिलाओं के अवसर कम करता है। बिल्कुल करता है यार, नेचुरल सी बात है ना। अगर आपको लगेगा कि यार कोई भी चीज आपके लिए सुविधाजनक नहीं है तो आप उसका प्रयोग कम करोगे, तो आपका अवसर कम हो जाएगा। ये दोनों कथन आपके सही हैं। आगे बढ़ें। लिपुलेख क्षेत्र एक 3 देशों का जंक्शन है। लिपुलेख कैसे दिखाया था आपको? ये ऐसे है, यहां पे लिपुलेख है तो इधर भारत है, इधर चीन है और इधर नेपाल है। तो ये ट्राई जंक्शन है कि नहीं है? ये 3 देशों का जंक्शन है। बिल्कुल सही। उस क्षेत्र में भागीरथी नदी गुजरती है? नहीं, उस क्षेत्र से काली नदी गुजरती है। उस क्षेत्र से जो है आपकी महाकाली नदी गुजरती है, ना कि भागीरथी। तो ये आपका दूसरा कथन गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कथन आपका गलत हो गया। सब्जेक्टिव प्रश्न में आपको आज क्या दिया जाता है? आज ये है, भारत में मध्यम वर्ग सिर्फ अपने ऊपर हुए अत्याचार का विरोध करता है। क्या आप इससे सहमत हैं? उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। एकदम सीधा सवाल है, आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। जो भी आपका विचार है, जो भी आपको लगता है, उसको आप एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। दोनों तरफ के एग्जाम्पल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तरफ का एग्जाम्पल मैंने आपको आज दिया है, अब दूसरी तरफ का आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप सोचिए और इस एग्जाम्पल के साथ आप बताइए। जो जोया हसन जी का आर्टिकल है उस पर आधारित है ये। ठीक है, चलिए जाने के पहले आपको मैं एक बार दोबारा बता दूं कि यार पहली बार एक ऐसा बैच जो दिखाता है कि हम आपके चयन, आपकी सफलता को लेकर कितने ज्यादा श्योर हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। हम अपना PTY बैच लेके आए हैं, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। इस बैच में क्या होगा, आपको एक फाउंडेशन बैच की तरह पहले हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कराएंगे। उसके बाद अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको दिल्ली में बुलाकर रखना, आपके रहने सहने खाने का जो खर्चा है सारा संस्थान उठाएगा। ऐसे ही सेम सुविधा आपको दी जाएगी इंटरव्यू के समय पे। यानी कि अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो अब से लेकर आखिरी तक आपको किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा याद रखिएगा, कल कोई बच्चा पूछ रहा था, इसमें आपको प्रिंटेड किताबें भी मिलेंगी, ये याद रखिएगा। तो एजे लाइव कोड लगाइए 29,999 में, उससे जुड़िए। मेरे विचार में ये बहुत ही एक बड़ा अवसर है आप सभी के साथ, आप सभी के लिए। 19 तारीख से इसका बैच शुरू हो रहा है, बिल्कुल भूलिएगा मत। शाम 6 बजे से क्लासेस होंगी। अगर कोई एग्जिस्टिंग फाउंडेशन कोर्स का बच्चा, अच्छा तीनों भाषाओं में आप ले सकते हैं जिसमें आप चाहें, हिंदी में भी आप जुड़ सकते हैं, इंग्लिश में भी आप जुड़ सकते हैं, इंग्लिश में भी। एजे लाइव कोड जो है वो तीनों पे काम करेगा, ये याद रखिएगा। तीनों पे कोड लगा के आप तीनों में से कोई सा भी बैच 29,999 में ले सकते हैं। साथ के साथ अगर कोई एग्जिस्टिंग फाउंडेशन कोर्स का बच्चा है जो इस कोर्स में अपग्रेड करना चाहता है, प्लीज मेरे को मैसेज कीजिए। मैं आपको एक कोड प्रदान करूंगा जिसके जरिए आप इस बैच को अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, ये याद रखिए। इसके अलावा हमारा जो सामान्य फाउंडेशन कोर्स है वो चल ही रहा है। उसमें कल जो मेरी क्लास थी वो आखिरी इंट्रोडक्टरी क्लास थी। आज से उसमें प्रॉपर पढ़ाई शुरू होगी। तो अगर आप हमारे बैच नंबर 6 से भी जुड़ना चाहते हैं तो एजे लाइव कोड लगा के आप 17,499 में इससे जुड़ सकते हैं। ये आप याद रखिए, शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस होती हैं, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ अगर आपको जुड़े रहना है, मेरा ईमेल आईडी वगैरह आपको पता ही है, मेरा टेलीग्राम और ईमेल आईडी इत्यादि, ये सारी चीजें आप जानते ही हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। इस क्लास की प्रेजेंटेशन आपको यहां मिलेगी, अतुल जैन यूपीएससी का IDM टेलीग्राम चैनल पे। अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। इन सारे तरीकों से आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं कि यार क्योंकि मेरा NCERT का बैच चल रहा है अभी, तो अब कुछ दिनों के लिए आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास जो है वो नहीं होगी। ये वाली क्लास आपकी चलती रहेगी, लेकिन आपकी जो अर्थशास्त्र की क्लास है वो नहीं होगी।
इकोनॉमिक्स के जो छोटे छोटे करंट अफेयर्स मैं बनाता रहता हूं वो आपको मिलते रहेंगे। इकोनॉमिक्स का जो थ्योरी वाली क्लास है वो कुछ दिनों के लिए बाधित रहेगी, जल्दी ही उसको हम दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा एक बार दोबारा कल शाम 4 बजे। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।